दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट साइकिल। दोस्तों, कार्नोट साइकिल के अंदर जो चार प्रोसेस होती हैं उसके अंदर दो होती हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और दो होती हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जो कार्नोट साइकिल है दोस्तों, वो क्या है, एक थ्योरेटिकल साइकिल है जो जिसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई भी इंजन बेस्ड नहीं है। बट जो प्रैक्टिकल इंजन्स हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से। क्योंकि जो कार्नोट साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब देखिए, जो कार्नोट जो एक फ्रेंच इंजीनियर था उसने एक सेटअप बनाया, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि थियोरेटिकल सेटअप ही था वो, कोई मैकेनिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है और ना ही इसकी कोई मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए दोस्तों, जो मैकेनिकल एक सेटअप बनाया गया उसके अंदर पहले क्या हुआ, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया गया। ये हमारे पास सिलेंडर है जिसकी जो वॉल्स है वो क्या है, हाईली इंसुलेटेड है, यानी कि इनसे कोई भी हीट ना इन होगी और ना ही आउट होगी। और एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूवमेंट के लिए डाला गया है। अब देखिए, जो ये पिस्टन की दो पोजीशंस दिखाई गई हैं यहाँ पर, पोजीशन ए और पोजीशन बी। जो पिस्टन और सिलेंडर की वॉल के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है बिल्कुल भी, क्योंकि जो मूवमेंट है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, जिससे ना कोई हीट जनरेट होगी और ना ही फ्रिक्शन के कारण कोई लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए, जो बेस है सिलेंडर का वो क्या है, हाईली कंडक्टिव है। ठीक है, अब जो हाईली कंडक्टिव बेस है उसके ऊपर अलग अलग से हमने क्या किया, एक बार हम हॉट बॉडी को रखेंगे, एक बार कोल्ड बॉडी को रखेंगे और एक बार इंसुलेटिंग कैप को रखेंगे। वो जैसे आप आगे आगे प्रोसेसेस को देखोगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कार्नोट ने क्या किया दोस्तों, जो अपना जो साइकिल बनाया है उसके अंदर देखो कि अब पीवी और टीएस डायग्राम को देखिए। जो पीवी डायग्राम है, सपोज हम यहाँ से प्रोसेस को शुरू करते हैं, दिस इज एट पॉइंट 1, और इस पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर है दैट इज P1 और वॉल्यूम क्या है, V1। अब दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रोसेसेस के अंदर आइसोथर्मल है और दो क्या है, आइसेंट्रोपिक, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन, सिमिलरली आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो जो फर्स्ट प्रोसेस थी उसके अंदर क्या किया, जो हमने अरेंजमेंट ली है सिलेंडर और पिस्टन की, उसके ऊपर हमने इन दो बॉडीज को हटा दिया, इंसुलेटिंग कैप को और कोल्ड बॉडी को। क्या किया, हॉट बॉडी को, जो हाईली कंडक्टिव बेस है सिलेंडर का, या टॉप कह सकते हैं इसको, इसके कांटेक्ट में हम इसको लेकर आए। ठीक है, अब दोस्तों, जो हाई HB है, हाई टेम्परेचर बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या है कि इनफाइनाइट हीट है। इससे अगर कुछ हीट एक्सट्रैक्ट होगी तो बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि जैसे आप मान सकते हो कि जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है, सन की हीट से क्या होती है, अर्थ गर्म होती है, तो सन के टेम्परेचर पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या माना है कि जो हॉट बॉडी है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे है और इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है। तो अगर इससे कुछ हीट सिलेंडर के अंदर जाएगी तो बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस हीट सप्लाई करेगी और सिमिलर अमाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हॉट बॉडी है उसको सिलेंडर के कांटेक्ट में लेके आए। अब जैसे सिलेंडर के कांटेक्ट में हॉट बॉडी आई तो जो वर्किंग फ्लूइड हमने माना है इसके अंदर है mkg ऑफ एयर। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड हमारा है एयर। अब जैसे ही एयर को हीट मिलेगी तो हीट लेके एयर क्या करेगी दोस्तों, एक्सपेंड करेगी, क्योंकि जो हमारी हॉट बॉडी है वो बहुत ज्यादा हीट है, तो इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है थ्रू आउट द एक्सपेंशन प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, पिस्टन ने मूव करना शुरू किया। अब उसके बाद क्या किया गया, हॉट बॉडी को रिमूव कर दिया गया यहाँ से और उसके जगह पे क्या लगा दी गई है दोस्तों, इंसुलेटिंग कैप। अब इंसुलेटिंग कैप से क्या हुआ, क्योंकि जो सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो ऑलरेडी इंसुलेटेड हैं, अब जो इसका बेस है इसको भी हमने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, इंसुलेट बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाकर। अब इससे क्या हुआ कि जब बेस भी इंसुलेट हो गया तो ना कोई हीट एंटर होगी और ना ही कोई हीट क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, अब जब कोई हीट ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो यानी कि क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, और अगर यह प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इसको हम बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमारी सेकंड प्रोसेस थी वो क्या हुई, फ्रॉम पॉइंट 2 to 3
दिस इज जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होगा। ठीक है, कोई हीट का एडिशन नहीं होगा और ना ही कोई हीट लूज करेगी। अब देखिए दोस्तों, जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा और क्योंकि बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है ना जा रही है, तो क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ पीवी डायग्राम के साथ साथ टीएस डायग्राम पर भी प्रोसेस को देखिए। जो फर्स्ट प्रोसेस थी, प्रोसेस 1 से 2, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो टीएस डायग्राम हमारा है, ये हमारा टीएस डायग्राम है। तो टीएस डायग्राम पे क्या होगा कि जो पॉइंट 1 to 2 जो टेम्परेचर है एट पॉइंट 1 और एट पॉइंट 2, दोनों टेम्परेचर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दैट इज टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर T2, बट क्या होगी, एंट्रोपी चेंज होगी फ्रॉम S1 टू S2। ठीक है, अब सिमिलरली पीवी डायग्राम में अगर देखें तो प्रेशर, और क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम V1 से हमारा क्या हो गया है, वॉल्यूम V2। प्रेशर ड्रॉप हुआ P1 से P2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब हमने क्या किया, हॉट बॉडी को रिमूव करके यहाँ पे इंसुलेटिंग कैप को लगाया है, तो इससे क्या होगा कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, जो हीट, एयर ने जो हीट गेन की थी उससे भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज T2 टू T3। और प्रोसेस का जो प्रेशर है दैट इज P2 टू P3। वॉल्यूम इंक्रीज होगा फर्दर V2 टू V3। ठीक है, अब दोस्तों क्या किया उसके बाद कि जो इंसुलेटिंग कैप थी अब उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब इंसुलेटिंग कैप को रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, जो कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड बॉडी को बेस के कांटेक्ट में लेकर गए। अब कोल्ड बॉडी क्या है दोस्तों, जैसे हॉट बॉडी एक्सट्रीमली हॉट थी, कोल्ड बॉडी क्या है, एक्सट्रीमली हॉट है। ये पूरी की पूरी हीट क्या करेगी, इससे वापस गेन करेगी, जो एयर ने ड्यूरिंग हॉट बॉडी जो क्या की थी, गेन की थी, जब हॉट बॉडी को हम इसके कांटेक्ट में लेकर आए थे। ठीक है, अब दोस्तों जब हीट रिमूव होगी तो क्या होगी, एंट्रोपी में भी चेंज आएगा। एंट्रोपी क्या होगी, हमारी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो थर्ड प्रोसेस हुई, क्योंकि अब पिस्टन लास्ट तक मूव कर चुका है, पिस्टन जब हमने कोल्ड बॉडी इसके कांटेक्ट में लेकर आए तो अब पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा और क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब कंप्रेशन में देखो क्या हुआ, जो मेरा वॉल्यूम था V3, V3 से वॉल्यूम कहाँ पर पहुंच गया, V4 पर, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, कम हो रहा है। सिमिलरली जो प्रेशर था, अब देखिए दोस्तों जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर राइज होगा। तो जो प्रेशर मेरा P3 था, ठीक है, अब P3 से प्रेशर कहां तक राइज हो गया है, P4 तक। और जो एंट्रोपी थी, एंट्रोपी ड्रॉप हुई, दैट इज S3 से S4। ठीक है, बट क्योंकि जो एक्सपेंशन कंप्रेशन था वो क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन था, तो जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर T3 इज इक्वल टू टेम्परेचर T4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब हमने क्या किया, अब फिर से क्या किया, जो जो हमारे पास कोल्ड बॉडी थी, अब हमने क्या किया, कोल्ड बॉडी को यहाँ से रिमूव कर दिया और फिर से क्या किया, इंसुलेटिंग कैप को इसके कांटेक्ट में लेकर आए। अब दोस्तों क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, अब कोल्ड बॉडी को हमने रिमूव कर दिया और इंसुलेटिंग कैप यहाँ पर लगा दी है। तो इंसुलेटिंग कैप से क्या होगा कि कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और ना ही बाहर से कोई हीट अंदर आएगी। तो क्या होगा, जो प्रोसेस 4 to 1 है वो क्या होगी हमारे पास, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो क्या होगा, प्रेशर कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर राइज हो रहा है, और आइसेंट्रोपिक है तो जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू S4। ठीक है, जो 1 पॉइंट पे एंट्रोपी थी फिर से साइकिल वहीं पर पहुंच जाएगा। और क्योंकि दोस्तों कंप्रेशन हो रहा है, अब बाहर कोई हीट जा नहीं रही है, तो कंप्रेशन से क्या होगा, फिर जैसे प्रेशर राइज हुआ था, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो जैसे जैसे प्रेशर राइज हुआ सिमिलरली क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी राइज होगा, और जो टेम्परेचर है वो T4 से T1 तक चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थी, हमारी 4 प्रोसेसेस थी जो कार्नोट साइकिल के अंदर जो हम देखते हैं। ठीक है, अब जो 4 प्रोसेसेस हैं फ्रेंड्स, ये अब इन प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या वर्क हुआ, ठीक है, और वर्क जो सभी प्रोसेसेस के अंदर वर्क हुआ उससे हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम है वो निकालेंगे, और साथ में क्या निकालेंगे, उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो पीवी डायग्राम है आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, हर प्रोसेस के अंदर, जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर
एक्सपेंशन के अंदर क्या वर्क हुआ, अब हम उसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, जो वर्क डन होगा, जैसे आप अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने हर प्रोसेस के अंदर जो आइसोथर्मल है या adiabatic प्रोसेस है, ठीक है, या आइसोबारिक है, तो उनके अंदर क्या क्या वर्क डन होता है, वर्क डन कैसे निकलता है, उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसके अंदर जो वर्क होता है हमारा वो क्या होगा, दैट इज P1V1। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पीवी डायग्राम जो मैंने बनाया था, देखिए दोस्तों जो हमारे पास पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम में हमने जो प्रोसेस देखी थी, फर्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस 1 to 2, उसमें क्या हुआ था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, P1V1 P2V2। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो वर्क था, प्रेशर क्योंकि P1 से P2 तक ड्रॉप हुआ था और वॉल्यूम था V1 से V2 तक इंक्रीज हुआ था, तो जिसके अंदर जो वर्क आएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज P1V1 log E V2 बाय V1, जितना वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, तो P1V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M1R1T1, क्योंकि M और R तो सेम ही रहता है, सेम ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, MR, और T की जगह क्या लिख सकते हैं, T1। तो देखिए दोस्तों वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू MRT1 log E V2 बाय V1। अब देखिए फ्रेंड, जो V2 बाय V1 है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं V2 बाय V1 की, तो V2 बाय V1 क्या है, मेरा एक्सपेंशन रेशो। ठीक है, दिस इज आवर एक्सपेंशन रेशो, तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं R से, तो V2 बाय V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R। ठीक है, देखिए वर्क क्या हो जाएगा, MRT1। अब जो ये log E लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह सिंपल log जिसका बेस 10 होता है वो लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.3 log R, 2.3 log R। तो ये क्या हो गया, जो वर्क हुआ ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2। ठीक है दोस्तों, दिस इज अवर आइसोथर्मल वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2। अब हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, अब आइसोथर्मल के बाद हमारा क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एंट्रोपी चेंज हुई। अब एंट्रोपी जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, उसके वर्क का जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहेगा दोस्तों, वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 दैट इज इक्वल टू P2V2 माइनस P3V3 डिवाइड बाय एडियाबैटिक इंडेक्स -1, यानी कि गामा -1। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, जो सेकंड प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारा वर्क था, जब हमने क्या किया था, हॉट बॉडी को रिमूव करके जो पिस्टन का जो बेस है उसके साथ क्या लगा दिया था, एक इंसुलेटिंग कैप लगा दी थी, यानी कि जो प्रोसेस को हमने क्या कर दिया था, एडियाबैटिक कर दिया था। ठीक है, दिस इज, अगर दोस्तों ये जो फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, P2V2 माइनस P3V3, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वीडियो आप मेरे जो चैनल है उस पर जाकर वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस का वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज कहाँ से आई है। और ऐसे ही वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस का भी एक वीडियो मैंने बनाया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी आप क्या देख सकते हो, वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सिमिलरली अब थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या होगी, अब कंप्रेशन होगा, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, पहले हॉट बॉडी को रखा था, फिर उसको रिमूव किया, फिर इंसुलेटिंग कैप लगाई, अब उसको रिमूव करके हम क्या करेंगे, कोल्ड बॉडी को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे बेस के। अब कोल्ड बॉडी क्योंकि कंप्रेशन होगा तो जितनी भी हीट जनरेट होगी वो सब की सब क्या चली जाएगी, कोल्ड बॉडी में चली जाएगी, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जो हमारा वर्क होगा ड्यूरिंग प्रोसेस थर्ड दैट इज प्रोसेस
3 to 4 वो क्या होगा, आइसोथर्मल वर्क। ठीक है, यानी कि अब कंप्रेशन हो रहा है, तो उसका हम फॉर्मूला सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, P3V3 log E V4/V3। V4 क्या है, वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम है, और V3 क्या है, आफ्टर कंप्रेशन जो हमारा वॉल्यूम आया है। ठीक है दोस्तों, अब सिमिलरली इस प्रोसेस को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख कर दिखाता हूँ। चीज़ वही है कि जो हमारा P3V3 है, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, MrT3। ठीक है, और जो हमारा log E है, अगर मैं इसको हटाकर log जिसका बेस 10 होता है उस log को लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.3। PV की जगह हम लिख देते हैं MrT3। और जो V4/V3 है दोस्तों, देखिए दिस इज अवर V3 एंड दिस इज अवर V4। तो जो V4/V3 है ये हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मल, तो ये हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशो। और अगर दोस्तों कोई भी प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस की हम बात करते हैं, रिवर्सिबल कोई प्रोसेस है, तो उसमें क्या होगा कि जितना हमारा कंप्रेशन होगा उतना ही एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जैसे हमारा एक्सपेंशन रेशो हमने क्या लिया था, R लिया था, तो कंप्रेशन रेशो भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log R, where R is a compression ratio and this is similar to expansion ratio, क्योंकि जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो प्रोसेस 3 के दौरान हमारा जो वर्क हुआ दैट इज 2.3 MrT3 log R। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली प्रोसेस 4 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जो हमारी फोर्थ प्रोसेस थी दैट इज अवर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब दोस्तों जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम जो चेंज होगा वो प्रेशराइज होगा। अब टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि अब हमने फिर से क्या किया है कि जो कोल्ड बॉडी थी कॉन्टैक्ट में, उसको रिमूव करके फिर से हम क्या लेकर आ गए हैं, इंसुलेटिंग कैप हमने उसके ऊपर लगा दी है। अब इंसुलेटिंग कैप उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर से क्या होगा कि जो आइसेंट्रोपिक वर्क है उसको हम लिखेंगे। तो प्रोसेस 4 to 1 के दौरान जो हमारा आइसेंट्रोपिक वर्क होगा दैट इज P4V4 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहां से हमारी प्रोसेस शुरू हुई, अब देखिए ये जो वर्क हुआ ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 और जो वर्क हुआ ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1। ठीक है फ्रेंड, अब जो दोस्तों ये वर्क हुआ प्रोसेस 4 to 1, सॉरी यहाँ पे क्योंकि जो प्रेशर हमारा 1 है वो ज़्यादा है P4 से, तो हम इसको लिखेंगे P1V1 माइनस P4V4। तो देखिए दोस्तों जो वर्क हुआ 4 से 1 प्रोसेस के दौरान, ठीक है, ये क्या होगा, सेम होगा जो हमारा वर्क हुआ था प्रोसेस 2 के दौरान, यानी कि एक्सपेंशन के अंदर जितना वर्क हुआ था उतना ही वर्क क्या होगा, कंप्रेशन के अंदर होगा। तो ये दोनों जो वर्क हैं हमारे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये इफेक्ट कैंसिल हो गया है तो जो हमारे पास टोटल वर्क बचा, जो फाइनल वर्क हमारे पास दोस्तों जो बचा है वो क्या हो जाएगा, जितना कंप्रेशन के दौरान वर्क हुआ एक्सपेंशन के दौरान, और जितना माइनस जितना कंप्रेशन के दौरान वर्क हुआ। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस माइनस हीट रिजेक्टेड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, अब जितना भी इन दोनों के बीच का नेट इफेक्ट आएगा उसको हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारा कार्नोट साइकिल में वर्क हुआ है। ठीक है, देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब्ड कब हुई थी, किस प्रोसेस के दौरान हुई थी हीट एब्जॉर्ब्ड, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान क्या हुई थी, हीट रिजेक्ट हुई थी। तो जो हमारा वर्क था दैट इज प्रोसेस 1 to 2 माइनस वर्क दैट इज प्रोसेस 3 to 4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो दैट इज
एम आर टी वन 2.3 एम आर टी वन log r माइनस 2.3 एम आर टी थ्री log r। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए 2.3 एम आर और log r को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा T1 माइनस T3। दिस इज द वर्क। अब अगर अब एफिशिएंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट हम लिख सकते हैं इसको। अब इनपुट इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट प्रोसेस के दौरान जो क्या हुई थी, हीट एब्जॉर्ब्ड हुई थी। तो वर्क डन हमारा 2.3 एम आर log r T1 माइनस T3, और इनपुट क्या होगी, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि दिस वन 2.3 एम आर T1 log r। अब देखिए दोस्तों 2.3 एम आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, log r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी बची दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T3 डिवाइड बाय T1, और वी कैन राइट इट एज T1 माइनस T3 डिवाइड बाय T1। तो जो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हाइयर टेम्परेचर। ठीक है। अब आप किसी बुक में आपको दोस्तों यहाँ पे T2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, नीचे T1 लिखा मिल सकता है, या ऊपर T1 लिखा मिल सकता है, नीचे T2 लिखा मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो प्रोसेस शुरू की है वह क्या नोटेशन हमने लेकर प्रोसेस शुरू की है। बट जो फाइनली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हाइयर टेम्परेचर। तो ये क्या रहेगी, हमारे पास एफिशिएंसी रहेगी। और क्योंकि दोस्तों रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इसके अंदर हुई है, तो जो एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है। बट दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उसका अगर आपको प्रोसेस को आइसोथर्मल रखना है तो क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लोली कैरिड आउट करनी पड़ती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे आइसोथर्मल हमारे पास एक्सपेंशन या कंप्रेशन हुआ था, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है दैट इज टू बी कैरिड आउट एक्सट्रीमली स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है। और जो हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हमें एक्सट्रीमली फास्ट करना पड़ता है, तभी कोई प्रोसेस क्या रहेगी, आइसेंट्रोपिक रहेगी। अगर आइसोथर्मल आपको ये देखना है कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, ऐसी आपको प्रोसेस कैरिड आउट करनी है, तो उसमें क्या होगा कि आपको स्पीड बहुत स्लो रखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर कोई प्रोसेस आइसेंट्रोपिक आपको रखनी है कि बाहर से ना कोई हीट गेन हो ना कोई लॉस हो, तो प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, आपको एक्सट्रीमली फास्ट करनी पड़ेगी। बट देखिए दोस्तों जब हमने कोई इंजन बनाया था, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो ये क्या है, एक्सट्रीमली स्लो, क्योंकि आइसोथर्मल में रखना है, तो ये क्या है, स्लो एक्सपेंशन है। अब इसके बाद आइसेंट्रोपिक है, तो क्या एकदम से क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई इंजन पहले ऐसे आराम आराम से चला, उसके बाद एकदम से फास्ट हो गया, फिर आराम आराम से चला, फिर फास्ट हो गया। तो ऐसा प्रैक्टिकली क्या है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कार्नोट जो हमारा इंजन है वो क्या है, एक टोटली थ्योरेटिकल साइकिल है, थ्योरेटिकल इंजन का एक साइकिल है, उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर